हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूं सभी का आपकी इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। यदि कोई बच्चा का अगर एग्जाम की तैयारी 0 लेवल तक है और ये क्लास को देखने के बाद आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर 90 से 95% नंबर लाना है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। कहा जाता है ये क्लास अगर आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है सिर्फ 100 नंबर की लड़ाई है और इस 100 नंबर में आपकी जो भविष्य है ये निर्धारित करेगी, ये तय करेगी कि आप कितने पानी में है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चों की अगर अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है तो ये क्लास को देखने के बाद आपके 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनमें से 50 नंबर आपके हाथों में बिल्कुल आपके झोली पे जाएगा। इसलिए इस क्लास को देखना कभी नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इस क्लास की बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लाजमी है कि आपको ये क्लास देखना जरूरी है। अगर इस क्लास को देख करके आप एग्जाम में प्रवेश करते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है, कभी एक भी क्वेश्चन फॉल्ट नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के हुए। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। चलिए तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर 1 नवंबर 2000 ईस्वी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या होता है, आपका छत्तीसगढ़ की स्थापना होती है। ठीक है, अगर बात करेंगे 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है। अगर बात करेंगे हम लोग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी को यह होता है आपका झारखंड की स्थापना होती है। तो इनमें से देख लीजिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, लेकिन तेलंगाना क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं और झारखंड दिवस के साथ साथ हम लोग बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और बिरसा मुंडा को अगर बात करेंगे धरती आभा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है क्या भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया वो कहां से ली गई है, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये संविधान जो बदलने की या संशोधन का जो आर्टिकल है प्यारे बच्चों, ये 368 में इनका बारे में बताया जाता है कि संविधान के किसी भी मूल ढांचे के अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। और ये कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है क्या वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा टोटल अभी वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले 24 था, लेकिन एक ऐड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अमरावती हाईकोर्ट। ठीक है, अमरावती हाईकोर्ट जो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा अमरावती हाईकोर्ट को मिलाकर के टोटल हमारे देश के अंदर टोटल हाईकोर्ट 25 हाईकोर्ट हो जाएंगे। हालांकि आपको पता होगा कि देश के अंदर 28 स्टेट है, लेकिन 25 हाईकोर्ट ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे हाईकोर्ट जो प्यारे बच्चों 2-2, 3-3 राज्यों को जोड़ करके वो न्यायिक प्रक्रिया चलाने का काम करती है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है क्या साफ्टा की स्थापना कब होती है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सबसे पहले साफ्टा की अगर बात करेंगे 2004 ईस्वी में इसके अंदर हस्ताक्षर होते हैं। बहुत सारे सदस्य लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन अंततः ये जो लागू होता है 2006 में अंततः ये लागू हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है कि भारत किस तरह का गणतंत्र है। तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत के अंदर किसी जाति धर्म के आधार पर कोई राज्य का बंटवारा नहीं होगा। समाजवादी प्रक्रिया और संप्रभुता, यानी कोई भी राज्य या कोई भी देश अपने देश के बारे में कुछ नहीं एडवाइस कर सकता है कि कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, क्योंकि हमारा देश खुद संवैधानिक देश है और संविधान से चलने वाला देश। हमारा ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बातें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है क्या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। तो प्यारे बच्चों कहां की अभिकरण है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एक तरह से एक भाग है, एक बॉडी है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एक भाग है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जाता है क्या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब होती है। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, इनका राइट आंसर आपका 1900 क्या हो जाएंगे, 1957 हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या जनहित याचिका कहां पर दायर की जाती है। तो ये याचिका जो होती है ना, ये आपका उच्च न्यायालय, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय, ये सभी में दायर किया जा सकता है। यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कहने का मतलब कि प्रिंट मिस प्रिंट हो गया, इसलिए ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या सूचना का अधिकार आंदोलन किस क्या कानूनी किस प्रकार का अधिकार है, मतलब
सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये किस तरह का अधिकार है, याद रखिएगा ये हमारा एक तरह से मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सूचना का अधिकार हमारे पास एक मौलिक अधिकार है, संविधान के अंदर इनके बारे में हमें बताया जाता है। कहा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यूनेस्को का जो मुख्यालय ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन गलत है हमारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के पेरिस हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे, फ्रांस के ये पेरिस हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इनका मुख्यालय किसका, यूनेस्को का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है, फ्रांस के पेरिस में। ये ऑप्शन में ही गलत दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गलती है, लेकिन आपको हम सही करके बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कहा जाता है क्या, 11 नंबर प्रश्न में कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बना दिया गया, तो 1978 को। आपको पता है ना कि संपत्ति अधिकार सबसे पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में इसको तब्दील कर दिया गया और तब्दील करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से अधिकार, कानूनी अधिकार, यानी मौलिक अधिकार से कन्वर्ट करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसके अंदर आर्टिकल 300A में इनको ऐड कर दिया गया। और कौन सा भाग में ऐड किया गया था, भाग नंबर 12 में, भाग नंबर 12 में इसको ऐड कर दिया गया। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जाता है क्या, निम्नलिखित में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था। हमारे प्यारा सा भारत, हमारे प्यारे भारत में दोहरी यानी डबल सिटीजनशिप नहीं लागू है, एक ही सिटीजनशिप। अगर आप दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति भारत में रह सकता है, भारत में रहने वाले व्यक्ति तमिलनाडु में रह सकता है, यानी भारत के किसी भी कोने में एक आधार कार्ड या एक पासपोर्ट या फिर एक वोटर आईडी के जरिए से रह सकता है, इसमें नो प्रॉब्लम। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जाता है क्या, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद क्या है। प्यारे बच्चों आपको याद रखना, मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इनका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भाग नंबर 3 में इनके लिए बात किया गया है। अगर बात करेंगे मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, मौलिक अधिकार को। भाग नंबर 3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। समझ में आई, ऑप्शन हमारा ए ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कौन ऐसा मौलिक अधिकार को संरक्षित करता है, ये हिफाजत करता है मौलिक अधिकारों को, हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा उच्च न्यायालय हो जाएंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय होता तो वो भी हमारे लिए सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, कि इसका पर्पज क्या है। तो याद रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, यही हमारा मेन मोटिव है। कौन सा, डीपीएसपी का। अगर डीपीएसपी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, इनका फुल फॉर्म होता है क्या, फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर बात करेंगे इसका आर्टिकल हो जाएंगे आपका क्या, इसका आर्टिकल की बात करेंगे 36 से लेकर 51 तक इसका आर्टिकल हो जाएंगे। और डीपीएसपी की अगर बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश संविधान से ये लिया गया है। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है क्या, नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख किसमें किया गया है। अभी आपको जस्ट मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व, ये इसके बारे में बताया गया है। अगर बात करेंगे ये संविधान के कौन से भाग में है प्यारे बच्चों, संविधान के भाग नंबर 4 में इनका उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया 36 से लेकर 51 तक, यानी आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जाता है क्या, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी सबसे पहले हमारे देश के अंदर मौलिक कर्तव्य कितना था, 10 था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन 2002 में जोड़ा जाता है। टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। समझ में आई बातें, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है क्या, कौन सा अनुच्छेद मंत्री मंडल की नियुक्ति पदच्युत से संबंधित है, यानी पद स्थापित से संबंधित है। तो ये आर्टिकल हमारा 75 हो जाएगा। अगर बात करेंगे मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा ये आपका प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट यानी मंत्री को, कैबिनेट मंत्री जो बैठक होती है या फिर इसको नियुक्ति वगैरह कराना, इनका काम होता है किसका, ये आर्टिकल 75 के तहत कौन करेगा, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट करेंगे, यानी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जाता है क्या, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा कि बी.आर. अंबेडकर भारत के प्रथम क्या थे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लॉ मिनिस्टर कहा जाता है इनको। ऑप्शन हमारा ए ही राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में कि भारत का प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रधानमंत्री कहां का होता है, यानी भारत देश के होंगे तो ये आपका केंद्र का होगा, क्योंकि आपको पता है ना राज्य की बात नहीं की जा रही है, ये केंद्र लेवल की बात होती है। तो केंद्र सरकार के एक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री भारत के।
क्वेश्चन 21 में कहा जाता है क्या, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करेंगे टोटल अभी 193 है, और इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना होता है। ये ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने साल होता है? तो महासचिव का अगर कार्यकाल की बात करेंगे टोटल 5 साल होता है। कितने साल? 5 साल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारा 23 की बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन सा होता है? प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य की अगर बात करेंगे, ये हमारा यूएनओ का नया सदस्य यानी 32वां मेंबर साउथ सूडान हो जाएगा। साउथ सूडान क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ये स्वीडन हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या 24 नंबर में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा, क्योंकि शांति हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अलग अलग देशों में अगर विवाद होते जा रहा है तो सुलझाने का काम विश्व स्वास्थ्य मतलब विश्व शांति के रूप में कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की इसका जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जाता है क्या, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अगर बात करेंगे सुरक्षा परिषद के अंदर टोटल प्यारे बच्चों 15 सदस्य होता है, और इन 15 सदस्यों में 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी होता है। अगर बात करते हैं अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल की, यह मात्र और मात्र 2 साल के कार्यकाल होते हैं। कितने साल के? 2 साल के कार्यकाल होते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कि गुट निरपेक्ष देशों का समूह का संगठन क्या कहलाता है? देखिए, गुट निरपेक्ष की अगर बात की जा रही है यहां पर तो होगा क्या, ये साम्यवादी देश हो जाएंगे। यानी साम्यवादी को हम लोग एक तरह से उदारवादी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उदारवादी। तो ये बात ऑप्शन देख करके आपको काम करना है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। कहा जाता है क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, यानी किसके अंदर निहित है प्यारे बच्चों? ये आपका जो हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हालांकि इस जगह डी होना चाहिए। सदस्य राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में गुट निरपेक्ष आंदोलन लगातार कार्य करती है। वो जानती है कि भाई अब क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? आपको पता होगा 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ दिया गया था, यानी 8वें सदस्य के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया था। इस बात को आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, और 1961 ईस्वी में सबसे पहले क्या हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की यहां पर संपन्नता की गई थी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। कहा जाता है क्या, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों दक्षेस का कार्यकाल की अगर बात करेंगे, महासचिव का इसका हेड का कार्यकाल ये मात्र और मात्र 3 साल होता है। कितना साल? 3 साल होता है। इस बात को आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? आप समझिएगा बात कि 1952 से लेकर 1952 से लेकर क्या करता है प्यारे बच्चों 1962 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। लेकिन 62 के बाद सीधे 1966 में कौन आ जाता है? आप फटाफट बताइएगा। तो इसके बीच में लाल बहादुर शास्त्री जो 66 में आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, उनके बाद 64 में लाल बहादुर शास्त्री आ जाते हैं। लेकिन इसके बीच में 2 साल का जो गैप होते हैं ना, इसी 2 साल का गैप के अंदर सबसे कम जो प्रधानमंत्री होता है कार्यकाल के रूप में, वो होता है आपका गुलजारी लाल नंदा। कौन होते हैं? गुलजारी लाल नंदा। इस बात को आपको याद रखना। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी पंडित नेहरू के बाद आते हैं कौन? गुलजारीलाल नंदा, और गुलजारी नंदा के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, यानी 1964 में पद ग्रहण करते हैं, और 66 में क्या होता है? ताशकंद समझौते के बाद इनका डेथ हो जाता है। तो इस बात को भी आप सभी लोगों को याद रखना है। कहा जाता है कि 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर आपका मनमोहन सिंह रह चुके हैं, यानी 3 पदों को ग्रहण करते हुए ये दुनिया से चले गए। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर और वित्तीय मंत्री, ये 3 पदों को ये संभालते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनके बाद ये दुनिया से कहां ये मर जाते हैं, यानी चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इनकी। कुछ दिन पहले होती है, दिसंबर के 26 या 27 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है क्या नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 2014 में इसे अपनाया गया था। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे।
चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? प्यारे बच्चों, आतंकवादी हमला। आप लोग जानते हैं गलवान घाटी में, कभी कारगिल में, इस तरह की बातें होती रहती है। उनके सीमा को लेकर के रेड क्लिप लाइव कि ये हमारा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर POK, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। और जल विवाद, सिंधु विवाद के बारे में जानते हैं। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में होता है, पानी को रोकने से संबंधित बातें होती है। तो ये सारे पाकिस्तान के साथ हमारा कहीं ना कहीं उलझन और लफड़ा होते रहता है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 में बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या कारगिल विजय दिवस। सबसे पहले बात करेंगे 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध होता है और हम लोग कारगिल को विजय कब प्राप्त करते हैं? यह हमारा 26 जुलाई 1999 को क्या करते हैं? कारगिल में हम लोग विजय के रूप में हम लोग यहां पर प्राप्त करते हैं और इसी तारीख को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जाता है क्या भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह प्यारे बच्चों सबसे पहले जो वीटो पावर है इनका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगर बात करेंगे संजीव नीलम रेड्डी, तो ये सबसे पहले भारत देश के अंदर एक स्पीकर भी था, यानी अगर कहा जाएगा लोकसभा का स्पीकर और निर्विरोध चुना गया था संजीव नीलम रेड्डी। इनके बारे में याद रखना। शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि जब भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू होता तो उस समय ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ये सारी पॉइंटों को आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में कि नक्सलवाद की शुरुआत कहां से होती है? आपको पता होगा कि ये होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा कि ममता दीदी वहां के मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का जो पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी। अगर बंगाल की बात करेंगे, बंगाल ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा इतिहास जो रचना किया गया था, यानी युद्ध बक्सर ले लिए, पलासी ले लिए, बिहार और बंगाल के बारे में जो आपके अंग्रेजों का लगातार आवागमन था, यह सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जाता है क्या राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हो सकती है? देखिए क्षेत्रवाद भी होगा, भाषा की विविधता, उनके बाद जातिवाद, ये सारे राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत बहुत सारे बाधाएं यानी हिंड्रेंस, रुकावटें आती रहती है। ऑप्शन हमारा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। कहा जाता है 39 में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण। आपको इनके बारे में पता ही होगा कि जयप्रकाश नारायण आजाद दास्ता नामक पार्टी का गठन करता है और क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो भी कहा जाता है इसे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती है। उनके बाद अंततः 1977 में जनता पार्टी की स्थापना करता है और इनके तरफ से कौन एक प्रधानमंत्री बनते हैं? उनका नाम होता है मोरारजी देसाई। नाम तो सुना ही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में कि बिहार के प्रथम राज्यपाल यानी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर इन बिहार, यानी बिहार के सबसे पहले जो गवर्नर होते हैं वो होता है जयराम दास दौलतराम, ये गवर्नर होते हैं। अगर वर्तमान की बात करेंगे मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान बिहार के वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे। ये बातें आपको याद रखना है। मोहम्मद आरिफ खान वर्तमान गवर्नर यानी वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? प्यारे बच्चों उच्चतम न्यायालय यहां पर पूछा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना की बात करेंगे 28 जनवरी सन 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। अगर इससे पहले अगर 25 जनवरी 1950 की बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होता है। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा 1950 यानी 28 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ये बातें आप सभी लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है कि जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, कहां से की गई थी? प्यारे बच्चों ये न्यायिक पहल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 में कहा जाता है क्या भारत में विधानमंडल का उच्च सदन क्या होता है? भारत के अंदर जो विधानसभा होते हैं इनके अंदर उच्च सदन होता है, जो हमारा अपर हाउस होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों विधान परिषद बोलते हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जाता है क्या 86वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपको पता होगा ना 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वें मौलिक अधिकार को जोड़ा जाता है, यानी 11 नंबर वाली। सबसे पहले हमारे देश के अंदर 10 मौलिक अधिकार होते हैं, एक इंक्रीज करके 11वें मौलिक अधिकार जब बनता है ना तो इसको कब जोड़ा जाता है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा जाता है। और इस मौलिक अधिकार का नाम क्या होता है? यह होता शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगर इसका आर्टिकल की बात करेंगे 21 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में कि 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। प्यारे बच्चों यहां पर आपका आई थिंक यहां पर क्या होना चाहिए, 352 होना चाहिए। अगर 352 होगा तो 1975 हो जाएगा, लेकिन 55 की बात की जा रही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में कि भारतीय संसद का निम्न सदन क्या होता है। देखिए भारत के अंदर तीन तरह के ये होते हैं, सरकार का तीन बॉडी होता है। एक क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है राज्यसभा, ठीक है राज्यसभा, उनके बाद होता है लोकसभा और एक तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा ये तीनों का कार्य क्या क्या होता है, याद रखना आप सभी लोगों को। राज्यसभा क्या करती है, सॉरी इनका अलग ही है, थोड़ा अलग तरह से हम इसका टाइम थोड़ा लग जाएगा ज्यादा। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इनको शॉर्टकट में समझा देते हैं कि लोकसभा जो तो होता है ना हमारा, लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। क्योंकि लोकसभा ये निम्न सदन इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं हर 5 साल के बाद। लेकिन राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा एक तरह से क्या होता है, अस्थायी बॉडी होता है, इनको हम लोग कभी भंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए निम्न सदन पूछा ना, ये हमारा लोकसभा हो जाएंगे। भारत के संसद के अंदर निम्न सदन यानी छोटे लोअर हाउस जिसको हम लोग बोलेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारा लोकसभा हो जाएंगे। और अपर हाउस की बात करेंगे वो हमारा राज्यसभा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को प्रत्येक 5 साल के बाद उसे भंग करके फिर से चुनाव होता है, फिर से लोकसभा स्थापित होती है हमारे देश के अंदर। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में कि पंचशील समझौता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पंचशील समझौता के बारे में बताते हैं और भारत देश के अंदर इसे लागू करने की भी अपनी अनुमति सहमति देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 48 नंबर में कहा जाता है क्या, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों ये टोटल 10 है। क्या है, अस्थायी की बात करेंगे 5 हो जाएंगे और अस्थायी की बात करेंगे ये हमारा 10 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल की बात नहीं की जा रही है, यहां पर अस्थायी पूछा जा रहा है। 49 में की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रवाद के रूप है। प्यारे बच्चों ये भाषाई आंदोलन, नक्सलीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहन आधारित, उनके बाद इनमें से सभी हमारे पास निम्न में क्षेत्रवाद का सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं हम लोग। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। टोटल वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य है। पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन इसको तेलंगाना मतलब पहले 27 राज्य था, लेकिन जो आपका जम्मू कश्मीर है उनको क्या कर दिया गया, इनको यूटी बना दिया गया। इसीलिए ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 51 की बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या कि सत्ता में मतलब भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। देखिए राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है प्यारे बच्चों वो हमारा जनता होता है, क्योंकि जनता ये डिसाइड करती है कि किसको वोट देंगे, किसको सत्ता में हुकूमत करने के लिए हम उसे राजनीतिक नेता बनाएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाना या फिर मुख्यमंत्री बनाना, ये सारे के सारे डिपेंड अपॉन हमारे पीपुल यानी जो हमारा जनता होता है। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज निहित होती है, समाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जाता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषता नहीं है। प्यारे बच्चों संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक शासन, ये अध्यक्षात्मक शासन हमारे देश के अंदर नहीं है। ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है क्या कि 53 में कहा जाता है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव को व्यक्त करता है। आपको पता होगा ना आर्टिकल मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है और इसके अंदर कई बातें बताई जाती है। पहली बात यह है कि भारत में धार्मिक विविधता है, बिल्कुल है। अगर राज्यों में कोई राज्यों का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और भारत में सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव है, यह हमारे संविधान के अंदर कहा गया है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ ये कि कोई भी धर्म किसी धर्म को टारगेट नहीं करेगा और भारत देश के अंदर कोई भी राज्य धार्मिक राज्य घोषित नहीं होगा। मान लो बिहार है तो बिहार को कभी ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि एक हिंदू ही राष्ट्र बनेगा या मुस्लिम ही राज्य बनेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सबको स्वतंत्र और सम्मान के साथ जीने का हमारे देश के अंदर संविधान में इसकी इजाजत देता है। क्वेश्चन 54 में कि भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है। देखिए संघात्मक व्यवस्था सबसे पहले आपका कनाडा से लागू होता है। संघीय व्यवस्था कहां से लेते हैं हम लोग, कनाडा से लेते हैं। अगर बात करेंगे अमेरिका से क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, फंडामेंटल राइट अमेरिका से लेते हैं। अगर बात करेंगे डीपीएसबी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग आयरलैंड से लेते हैं। अगर ब्रिटेन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ब्रिटेन से हम लोग संसदीय प्रणाली लेते हैं। क्या लेते हैं, संसदीय प्रणाली। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यानी न्यायिक पुनरीक्षण मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, संविधान में सुधार करेंगे। अगर कोई किसी को मान लेते हैं कि हाई कोर्ट किसी प्रकार का किसी को गलत डिसीजन दे दिया तो उस पर फिर से विचार करने का मौका हमारे देश के अंदर किस संविधान से लिया गया, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया, ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 56 में कि पंचायती राज निम्न में से किसके सूची के अंदर आता है, तो याद रखना पंचायती राज व्यवस्था ये आता है किसके अंदर, ये राज्य सरकार के अंदर आता है कि पंचायती चुनाव राज्य सरकार कहां कराएगी, कहां क्या नहीं देगी, क्या करेगी, ये सारे, क्योंकि ये लोकल बॉडीज है ना, सरकार के अंदर ये भाग होती है। अगर बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर कब लागू होता है प्यारे बच्चों, 24 अप्रैल सन 1993 ईस्वी में लागू होता है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी बातें आप सभी लोगों को याद रखना है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगर बात करेंगे पंचायती राज के अंदर टोटल कितने विषय हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल 243 के अंदर टोटल कितना विषय है, आर्टिकल 243 का जी के अंदर, आर्टिकल 243 के जी के अंदर कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ये भी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 में कि किस अनुसूची के तहत अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान था। आपको याद रखना 10वीं अनुसूची अगर बात करेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 को इसे जोड़ा जाता है, और किसकी सरकार में जोड़ा जाता है, राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखना, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जाता है क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए समवर्ती सूची का मतलब यह हुआ कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है उनको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। अगर बात करेंगे ये हमारा समवर्ती सूची भारत से किस देश से लिया गया है, भारत के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस बात को भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर बात करेंगे समवर्ती सूची में टोटल अभी कितने विषय हैं, टोटल 52 विषय हैं। ये भी बातें याद रखना है, कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। अगर बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों समवर्ती सूची किसके अंतर्गत आता है, यानी पुलिस, कृषि जो है ये सिर्फ राज्य सूची के अंदर आएगा, पुलिस भी राज्य सूची, रक्षा भी राज्य सूची, लेकिन शिक्षा जो है शिक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जिस तरह से अपार कार्ड आपको पता होगा ना, सभी के लिए अपार कार्ड जरूरी है, पूरे भारत के लिए अपार कार्ड बनाना जरूरी है। और ये कानून किसने लाया था, ये कानून आपका लाया था धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पूरे भारत के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। तो उनके द्वारा ये चीजें बताई गई थी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जाता है किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आर्टिकल 312 के अंदर बताया गया। ऑप्शन हमारा, अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों यूपीएससी का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि यूपीएससी का उल्लेख आर्टिकल 315 में दिया गया है। अगर बात करेंगे यूपीएससी का हेड अभी कौन है, तो प्रीति सूदन अभी यूपीएससी का हेड है। ये भी बातें आपको याद रखना, यानी अध्यक्ष है। और ये सारे के सारे यूपीएससी वगैरह का जो चेयर पर्सन होते हैं सभी को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और सारे के सारे कौन करते हैं प्यारे बच्चों, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 60 में कि मौलिक अधिकार क्या है, प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ठीक है, और इसे स्वीकार करने योग्य है। अगर मौलिक अधिकार का आपका हनन किया जाता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के तहत आप जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत। आपको पता ही होगा आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा का। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 61 में कि केंद्र राज्य संबंधित किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में प्यारे बच्चों कहा जाता है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। अब देखो आ गया ना आर्टिकल 32, किसने कहा, फटाफट आंसर करो। बी आर अंबेडकर ने क्या अंबेडकर ने कहा ये कि आत्मा है, संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 है, क्योंकि आर्टिकल 32 को हम लोग संविधान के उपचारों का अधिकार के रूप में भी हम लोग इसे वर्णित कर सकते हैं। क्वेश्चन 63 में कहा जाता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार में है। देखिएगा अध्यादेश अगर राष्ट्रपति के द्वारा अगर जारी किया जाएगा तो प्यारे बच्चों एक तरह से ये क्या है, विधायी है। विधायी मतलब संसदीय प्रणाली के रूप में हम लोग जानते हैं अध्यादेश जारी करता है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश का आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश का मतलब यह हुआ कि टेम्पोररी कानून है ना, टेम्पोररी। अगर मान लेते कि 6 महीने के बाद तब संसद होगी, संसद में बैठोगी, लेकिन उससे पहले ऐसा कोई मामला हो गया जिसमें कानून या एक्शन लेना जरूरी है तो अध्यादेश जारी करके वो क्या करेगी, काम करेगी। अगर बात करेंगे राज्यपाल कितना करेगा, तो राज्यपाल का याद रखना, राज्यपाल का 213 आर्टिकल है और राष्ट्रपति का क्या है, 113 है। ये दोनों में आप लोगों को डिफरेंट करना है।
क्वेश्चन 64 में कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता है? तो प्यारे बच्चों आपको समझना है कि अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक मतलब अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली सबसे पहले कहां होती है? अमेरिका में शुरू होती है। ये भी बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन 65 में कि एक्ट ईस्ट नीति की मतलब किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई थी? यानी पूर्व की ओर देखो, इसका मतलब यही हुआ ना, पूर्व की ओर देखो। नरसिम्हा राव सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इन्हीं के कार्यकाल में इस नीति की मतलब ये किया जाता है। क्वेश्चन 66 में कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब संपन्न होता है? प्यारे बच्चों अगर अभी की बात करेंगे 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें आई थी। ये भी बातें याद रखना। और 2019 में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? 17वीं लोकसभा चुनाव संपन्न होता है, जिसमें बीजेपी पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होती है। क्वेश्चन 67 में कहा जाता है क्या आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? तो 2023 में दिया जाता है। याद रखना 2023 में दिया जाता है। ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे? यानी 2023 करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर प्रश्न में कहा जाता है क्या वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? प्यारे बच्चों टोटल भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय दल है। कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। इस बात को आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन 69 में कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चों? यानी आपका जो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया था, कब? 1 जनवरी 2015 को यह बनाया गया था। और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे मोदी जी थे। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच मध्य होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। और कब होता है ताशकंद समझौता? 1966 में होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके प्राप्त है? देखिए 75 के अनुसार किसके अंदर प्राप्त है? ये राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मंत्री को वगैरह को नियुक्त कर सकता है। हालांकि मंत्री का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नियुक्त कौन करेगा? आर्टिकल 75 के तहत ये आपका राष्ट्रपति महोदय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया जाता है। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू किया जाता है। तो इस बात को भी आप लोग इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 63 में कहा जाता है क्या निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? प्यारे बच्चों याद रखना 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय प्रणाली है। याद रखना सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, अगर बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु की बात करेंगे तमिलनाडु, उनके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश के बाद बात करेंगे हम लोग महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय प्रणाली है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? बिहार है बिल्कुल, महाराष्ट्र भी यहां पर है, आंध्र प्रदेश भी यहां पर है। इनमें से सभी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ये 6 राज्यों में द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों तरह की चीजें यहां पर लागू है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 में कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों बिहार के बारे में तो बात हो ही गई, तो इनके बारे में हम लोग क्यों ना और एक्स्ट्रा पॉइंट को जान लें। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिहार के अंदर टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग। लोकसभा हो गया आपका, लोकसभा हो गया, उनके बाद राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ठीक है। उनके बाद अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों राज्यसभा, लोकसभा, उनके बाद विधानसभा की बात करते हैं हम लोग, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, अब देखो विधान परिषद, अब देखिए इसके अंदर टोटल बिहार के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं? तो इसको कम से कम आप लोग मिनिमम इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए लोकसभा की सीटें बिहार के अंदर टोटल 40 है, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करेंगे प्यारे बच्चों 16 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करेंगे 243 सीटें हैं, और विधान परिषद की बात करेंगे टोटल 76 सीटें हैं। ये बातें आपको बिल्कुल लाजमी याद करना है, लाजमी याद करना है। तो याद रखिएगा कौन सा कहा जाता है? विधानसभा। तो अब देखिए विधानसभा कितना 243 है, तो ऑप्शन में है 243। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आई बातें? बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है, और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना आप लोगों को। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2005 में सबसे पहले यह राजस्थान में लागू होता है। कहां पर लागू होता है? राजस्थान में लागू होता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब स्वीकार किया गया था? यह 2006 में। 2006 में बिहार के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण के साथ 2006 में यह कंप्लीटली लागू कर दिया जाता है। यह भी बातें आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, आपको पता होगा जब 2 अक्टूबर 1869 को क्या होता, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन होते हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 30 जनवरी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग क्या करते हैं, 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या होती है, तो 30 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये भी बातें आपको याद रखना है। और 15 अगस्त की बात करेंगे हम लोग, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 29 नवंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, 29 नवंबर को कोई दिन होता है क्या? चलो उतना कोई खास नहीं है, लेकिन अगर इस जगह 26 नवंबर होता तो हम लोग मनाते क्या, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर की प्रश्न में। कहा जाता है क्या, किस देश का संविधान अलिखित है? प्यारे बच्चों, कौन ऐसा देश है दुनिया के अंदर जिसका संविधान अलिखित है? ये ब्रिटेन हो जाएंगे हमारा, ब्रिटेन हो जाएंगे हमारा। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, संविधान इनका अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। ये कहीं से भी कुछ उठा करके ये लोग सरकार वगैरह बना लेती है। क्वेश्चन 79 में कहा जाता है क्या, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या है? प्यारे बच्चों, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इनका अर्थ हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या, 80 में निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा बांग्लादेश हो जाएंगे। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जाता है क्या, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था? दक्षेस की स्थापना का विचार आपका क्या था? जनरल जियाउर रहमान। ये क्या थे, बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। इन्होंने सबसे पहले कहा कि दक्षेस होना चाहिए, इसीलिए 1985 में सबसे पहले बांग्लादेश के ढाका में इसका क्या होता है, उद्घाटन होता है, यानी स्थापना होता है। और पहला शिखर सम्मेलन वहीं पर होता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर उठा पुठा के नेपाल के अंदर काठमांडू में कर दिया जाता है। ये भी बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? यह सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहा जाता है क्या, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना, प्रथम की बात की जा रही है तो ये आपका बांग्लादेश के ढाका में हो जाएंगे। यहां पर प्रथम शिखर सम्मेलन होता है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जाता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? प्यारे बच्चों, दक्षेस का अगर सदस्य की बात करेंगे, ये भूटान, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान, इंडिया सारे हो जाएंगे, लेकिन ये थिम्पू जो है ना, ये अब दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी सार्क का सदस्य नहीं। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? कौन ऐसा बातें हैं जो उद्देश्य में शामिल नहीं है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन यही नहीं कहता है। ऑप्शन बाकी सब सही है, यानी ऑप्शन में क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव बात पूछी जा रही है। अगले क्वेश्चन 86 नंबर में कहा जाता है क्या, मतलब सच्ची गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? प्यारे बच्चों, पंडित नेहरू। आपको पता होगा पंडित नेहरू सबसे पहले भारत देश के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। उनके बाद हमारा आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जाता है क्या, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया। आप सभी लोगों को पता है ना, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया जाता है। अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे, 5 तरह का स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना के अंदर है। आप पढ़िएगा अच्छी तरह से तो आपको वहां पर समझ में आएगी। समझ में आ रही है? और हर एक देश की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हर एक स्कूल के अंदर प्रस्तावना को जरूर सबसे पहले शुरुआती मतलब क्लास से पहले क्या होती है, प्रस्तावना को पेश किया जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? प्यारे बच्चों, आपको पता होगा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया है और इसी व्यवस्था के अंदर, पंचायती व्यवस्था के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, 29 क्या करते हैं, विषय में शामिल किया गया। 29 विषय को शामिल किया गया। ये भी बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, ये समाजवाद, सोशलिस्ट है ना, समाजवाद, ये सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा जाता है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में कि संविधान के पवित्र दस्तावेज किसने कहा? यानी संविधान को किसने पवित्र दस्तावेज कहा? ये हमारा कोई नहीं था, ये सिर्फ हमारा कौन था, B.R. अम्बेडकर ही था। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। 91 प्रश्न में हम लोग बात करते हैं। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद नंबर 1, इंडिया डेट इज भारत, इसी के अंदर भारतीय राज्यों का संघ के रूप में हम लोग इसमें बात करेंगे। अगर अनुच्छेद 1 का अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, 1 घंटा क्लास लगेगा। कितने घंटा? 1 घंटा, पूरे घंटा क्लास लगेंगे अनुच्छेद 1 को समझाने में। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजों का, संघ, परिसंघ, उपसंघ, बहुत सारी चीजों को यहां पर वर्णित किया गया है।
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 92 में कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार के अंतर्गत कार्य करती है। देखिएगा भारतीय न्यायपालिका जो है प्यारे बच्चों कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर क्या करती है, ये काम करती है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। 93 में बात करते हैं हम लोग, कहा जाता है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह आपका समवर्ती सूची हो जाएंगे और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। और कहां से लिया गया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये भी बातें आप सभी लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जाता है क्या कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखिए नगर की बात की जा रही है, पंचायत की बात नहीं की जा रही है। तो नगर 74वें संविधान संशोधन 1993 को ये लागू होता है। और नगर निकाय में भी 3 तरह की प्रणाली होती है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। और 73वें संविधान संशोधन को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाता है। कब किया जाता है, 1993 को। कब, डेट के साथ आप लोग बताइएगा ऑप्शन में, 24 अप्रैल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 में कि नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। कम से कम क्या होनी चाहिए पैरो, नगर की बात की जा रही है 5 लाख से अधिक होना चाहिए। कम से कम 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तब नगर निगम की स्थापना होगी। क्वेश्चन नंबर 96 में कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। विदेश नीति की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, इसमें अगर बात करेंगे आर्टिकल 51 में विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 51 में विदेश से संबंधित शांति वगैरह के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 में कि भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है प्यारे बच्चों, ये आपके गुट निरपेक्षता पर आधारित है। कौन से आधारित है, गुट निरपेक्षता। और सबसे पहले पंडित नेहरू ने इसी चीज को काफी ज्यादा लागू करने की डिमांड रखी थी भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 98 में कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किसे नए देश का जन्म हुआ। आपको पता होगा बांग्लादेश का नया जन्म हो गया। उनके बाद पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया और उस समय काफी ज्यादा देश के अंदर, हमारे देश के अंदर भी काफी ज्यादा ये हो गया था। ठीक है, बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है प्यारे बच्चों, 1945 में 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है। और टोटल कितना होते हैं, 51 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और एक सदस्य जो होता है पोलैंड, वो क्या करता है, वो हस्ताक्षर नहीं करता, यानी सिग्नेचर नहीं करता है। और अभी की बात करेंगे टोटल 193 सदस्य इसके अंदर मौजूद है। और इसका जो हेड हो जाएंगे, जो आपका अध्यक्ष हो जाएंगे, एंटोनिया गुटेरियस प्यारे बच्चों इनके अभी वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जाता है क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के कहां पर है, न्यूयॉर्क है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन करा दिए प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चले जाना है। और आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम 4 तारीख को 4 फरवरी को होने जा रही है पॉलिटिकल साइंस का। और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए बढ़िया से और आप लोगों की उज्जवल भविष्य की मनोकामना हम करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। सर बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ जो भी अच्छी बातें हैं आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो आप लोग एक बार बिल भेज के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।